ये मूवी इतिहास में हुए कुछ भयानक और सच्ची घटनाओं के कुछ दृश्यों को दिखाती है। इसकी कहानी जर्मनी और रशिया के बीच हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई पर आधारित है। पूरे यूरोप को अपना बनाने की चाह रखने वाला जर्मनी रशिया के स्टालिनग्राड पर हमला कर देता है। ये कहानी है वसीली ज़ैत्सेव नाम के एक रशियन सिपाही की, जो अकेले ही जर्मन सेना पर भारी पड़ता है और अपनी आखिरी सांस तक अपने देश के लिए लड़ता है। Welcome to the SDK Movies world. We are presenting Enemy at the Gate. कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो पेशे से किसान होता है। वो अपने पोते को भेड़िए का शिकार करना सिखा रहा होता है। ये बच्चा ही वसीली ज़ैत्सेव होता है। वसीली एक भेड़िए का शिकार करने के लिए घात लगाता है, जिसके लिए उसके दादा ने थोड़ी दूरी पर एक घोड़े को बांध रखा होता है। वसीली बहुत घबराया हुआ होता है, जिससे उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। उसके दादा शिकार करते वक्त उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जैसे ही वो भेड़िया घोड़े की तरफ भागने लगता है, वैसे ही वसीली कांपते हाथों से गोली चला देता है। गोली चलते ही मूवी में हमें 1942 का वक्त दिखाया जाता है, जब पूरे यूरोप पर नाजीज ने हमला कर दिया था और रशिया पर अपना कब्जा करने की कोशिश की। नाजीज की बुरी नज़र स्टालिनग्राड शहर पर होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि स्टालिनग्राड पर हमला करके ही वो पूरे रशिया पर अपना कब्जा कर सकते थे। इसके बाद हम रशियन लोगों से भरी हुई एक ट्रेन को देखते हैं, जिसमें वसीली भी होता है। वो वहीं पर बैठी एक लड़की को देख रहा होता है, जिसका नाम तानिया चेरनोवा होता है। वो किताब पढ़ रही होती है। जैसे उस लड़की की नज़र वसीली पर पड़ती है, तो वो तुरंत ही दूसरी तरफ देखने लगता है और वो लड़की वापस से किताब पढ़ने लगती है। कुछ ही देर में ट्रेन को रोक दिया जाता है और सभी सिविलियन को ट्रेन से उतार दिया जाता है और वहाँ मौजूद सिपाहियों को ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इन सैनिकों को जंग के लिए स्टालिनग्राड भेजा जा रहा था। कुछ दूर आगे जाकर सभी सिपाहियों को ट्रेन से उतार कर नावों में बिठा दिया जाता है और पानी के रास्ते उन्हें सोवियत के लोगों की जान बचाने के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही इनकी नाव आगे बढ़ती है, वैसे ही इन्हें रास्ते में बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाले दृश्यों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ बम के धमाके हो रहे थे और पानी में शरीर के टुकड़े और तैरती लाशें दिखाई दे रही थी। इन्हीं बम धमाकों के बीच इनकी नाव आगे बढ़ती जा रही थी। ऑफिसर्स भी अपने सिपाहियों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तभी अचानक आसमान में जर्मनी सेना के कुछ लड़ाकू विमान आ जाते हैं और इनकी नावों पर एक साथ गोलियों और बम से हमला कर देते हैं। देखते ही देखते इस हमले में बहुत से सिपाही मारे जाते हैं और बहुत सी नाव जलकर राख हो जाती हैं। कुछ सिपाही डरकर पानी में कूदने लगते हैं। तभी उनके ऑफिसर्स उन पर गोली चलाकर उन्हें जान से मारने लगते हैं। वो ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि बाकी सिपाहियों को भी ये पता चल सके कि डर कर भागने वालों का क्या हाल होता है। थोड़ी ही देर में वो शहर के किनारे तक पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ लोगों को बंदूक और कुछ लोगों को गोलियां दी जा रही थी, ताकि जब बंदूक वाला सिपाही मारा जाए तो तुरंत ही उसके पीछे खड़ा सिपाही उसकी बंदूक उठा ले। थोड़ी देर में ही इन सिपाहियों को जर्मन सेना पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया जाता है, लेकिन जर्मन सिपाही पहले से ही बंदूकों और गोलियों से लैस छिप कर बैठे होते हैं और अंधाधुंध रशियन सैनिकों पर गोलियां चलाने लगते हैं। रशियन सिपाहियों को ना चाहते हुए भी जर्मन्स पर गोलियां चलानी पड़ती हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बचकर निकल भी गए तो उनके ही साथी उन्हें मार देंगे। रशियन सैनिक हमला करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और जर्मन्स उनको एक के बाद एक करके मौत के घाट उतारते जाते हैं। मौत का ऐसा मंजर देखकर कुछ रशियन सिपाही डर जाते हैं और वापस भागना शुरू कर देते हैं। सिपाहियों को वापस आता देख ऑफिसर्स उन्हें गद्दार बोलकर उन पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दे देते हैं। उनके मुताबिक कायरो के लिए रूसी सेना में कोई जगह नहीं है और ना चाहते हुए भी सिपाही अपने ही लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ लाशें ही लाशें
और मरे हुए लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। युद्ध के एक छोटे से विराम के बाद हम एक तेज रफ्तार में आती हुई कार को देखते हैं जिस पर जर्मन सैनिक टैंक से हमला करके गिरा देते हैं। उस कार से हम कमिश्नर डैनिलोव को निकलते देखते हैं। वो कार से निकलकर तुरंत ही मरे हुए सिपाहियों के बीच लेट जाते हैं जिससे वो जर्मन सैनिकों को गुमराह कर सकें। थोड़ी ही देर में जर्मन सैनिक वहां आ जाते हैं और मरे हुए रशियन सिपाहियों पर फिर से गोलियां चलाने लगते हैं, ये सोचकर कि अगर कोई जिंदा बचा होगा तो मारा जाएगा। लेकिन शायद डैनिलोव की किस्मत अच्छी होती है और वो जर्मन्स की गोलियों का शिकार होने से बच जाते हैं। डैनिलोव पास में पड़ी एक बंदूक को उठा लेते हैं और संयोग से वो वहीं पर वसीली से मिलते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें बंदूक चलानी आती है। तभी वसीली उनसे बंदूक को ले लेता है और जेब में पड़ी गोलियों को लोड करके सामने खड़े जर्मन सैनिकों पर निशाना लगाता है। वसीली धमाकों की आवाज के साथ एक एक करके वहां मौजूद जर्मन सैनिकों को गोलियों से मौत के घाट उतार देता है। डैनिलोव उसकी बहादुरी से बहुत खुश हो जाते हैं और अपना परिचय देते हुए अपने साथ ले आते हैं। वो वसीली की बहादुरी की खबर पेपर में भी छपवा देते हैं। इसके बाद मूवी में हमें 22 सितंबर 1942 का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक रशियन हाई कमांड ऑफिसर को देखते हैं जिनका नाम निकिता क्रुश्चेव होता है। वो आते ही एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं। इस मीटिंग में सभी छोटे बड़े ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। वो सभी को युद्ध के मौजूदा हालात के बारे में बताते हैं और स्टालिनग्राड के इतिहास से रूबरू कराते हुए उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच डैनिलोव भी उन्हें सुझाव देते हैं कि हमें अपने सैनिकों का साहस बढ़ाना होगा और जीत की उम्मीद देनी होगी जिससे उनके अंदर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने का जज्बा पैदा हो सके। साथ ही हमें उन्हें महान और बहादुर सैनिकों की कहानियां सुनाकर एक मिसाल कायम करनी होगी। तब ऑफिसर निकिता उनसे पूछते हैं कि क्या तुम किसी ऐसे सैनिक को जानते हो। तब डैनिलोव उन्हें वसीली के बारे में बताते हैं। ऑफिसर निकिता वसीली के बारे में जानकर काफ़ी प्रभावित होते हैं और वसीली की बहादुरी के कारनामे को रशिया के सभी अखबारों में छापने का ऑर्डर दे देते हैं। डैनिलोव की ये तरकीब काम कर जाती है और देखते ही देखते वसीली सभी रशियंस के लिए हीरो बन जाता है। डैनिलोव इस बात की खबर वसीली को देते हैं और साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हें एक फेमस स्नाइपर बना दिया गया है और मुझे जनरल स्टाफ। अब दोनों फेमस हो जाने पर बहुत खुश होते हैं। मूवी में हम आगे देखते हैं कि अब वसीली की बहादुरी के किस्से सिर्फ न्यूज़पेपर में ही नहीं बल्कि रेडियो पर भी आने लगे हैं। वसीली अब रशियन सिपाहियों के लिए एक आइडियल बन चुका था। सेना में भर्ती होने वाला हर सिपाही अब वसीली की तरह बनना चाहता था। वसीली के चर्चे अब चारों तरफ होते हैं, इसलिए अब जर्मन सैनिक भी उससे डरने लगे थे क्योंकि उसने एक एक करके कई जर्मन सैनिक और उनके ऑफिसर्स को मौत के घाट उतार दिया था। वसीली पर अपने दादा की सिखाई हुई बातों का बहुत गहरा असर होता है, इसलिए वो बहुत ही समझदारी और चालाकी से छिपकर गोली चलाता था जिससे किसी को भी मरने वाले की भनक तक नहीं लगती थी। एक दिन जब वो एक जर्मन सिपाही पर निशाना साध कर गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक सामने उसे एक लड़का दिखाई देता है। उस लड़के का नाम साशा फिलिपोव होता है। वो वसीली को देखते ही पहचान जाता है और वसीली को अपने घर ले आता है। घर पहुंचने पर साशा की माँ वसीली का अच्छे से स्वागत करती है और उसे शुभकामनाएं देते हुए तारीफ भी करती है। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजती है और हम देखते हैं कि वहां पर जनरल डैनिलोव आए होते हैं। वो वसीली से मिलते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारे चाहने वालों के देश के कोने कोने से खत आ रहे हैं, तुम्हें उनका जवाब देना चाहिए। अब डैनिलोव वसीली को खतों का जवाब लिखवाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम तानिया होता है। ये वही लड़की होती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में किताब पढ़ते हुए देखा था। साशा की माँ तानिया का परिचय देते हुए कहती है कि वो उनकी बेटी जैसी है और उनकी गैर मौजूदगी में साशा का ख्याल रखती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि तानिया भी सेना में भर्ती हो चुकी होती है। मूवी के अगले सीन में हम जर्मन ऑफिसर्स को देखते हैं। उनके बीच अब तक स्टालिनग्राड पर कब्जा ना कर पाने की वजह को लेकर चर्चा चल रही होती है। क्योंकि वसीली ने इनके कई ऑफिसर्स को मारा था, इसलिए कहीं ना कहीं ये लोग वसीली को ही इन सब की वजह मान रहे थे। अब वसीली को मारने का जिम्मा मेजर कोनिक को दे दिया जाता है।
इसके बाद हम वसीली और उसके साथ कुछ सैनिकों को देखते हैं जो एक जर्मन स्नाइपर को ढूंढ लेते हैं जिसने उनके 5 बड़े ऑफिसर्स और 2 सिपाहियों को मार दिया था। वो वसीली को उस जर्मन स्नाइपर की लोकेशन बता देते हैं जिससे वसीली एकदम सही निशाना लगाकर उसे भी मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ हम डेनिलोव को देखते हैं जो साशा की माँ को उनकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा करता है और जैसे ही वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ तानिया आ जाती है। तब डेनिलोव तानिया से सेना में भर्ती होने की वजह पूछते हैं और जर्मन बोलने वाले सिपाहियों की मांग करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक जर्मन बोलने वाले सिपाही के बदले 12 सिपाही दे दिए जाएंगे क्योंकि हेडक्वार्टर्स में काम करना भी अपने देश की सेवा करना ही होता है। तानिया डेनिलोव को ये कहते हुए मना कर देती है कि उन सिपाहियों की जरूरत यहाँ पर ज्यादा है। इसके बाद वापस हम वसीली और उसके साथी सैनिकों को देखते हैं। वो अब उस मरे हुए जर्मन सैनिक का टैग लेने जाने लगते हैं। वो एक को अपने साथ ले जाता है और एक को कवर देने को बोलता है। ये लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं वैसे ही उनका तीसरा साथी जर्मन स्नाइपर की नजर में आ जाता है और मारा जाता है। ये सब जर्मन्स की चाल होती है। उन लोगों ने जाल बिछाकर वसीली को यहाँ बुलाया होता है। धीरे धीरे वसीली को भी ये बात समझ में आने लगती है और वो उस बिल्डिंग में अंदर की तरफ जाने लगता है। उसे वहां पर एक जली हुई सिगरेट का टुकड़ा मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि जर्मन स्नाइपर भी वहां पर है। इसी के साथ वहां पर हम मेजर कोनिक को देखते हैं जिससे ये पता चलता है कि वो जर्मन स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि कोनिक ही है। थोड़ी ही देर में वहां पर जर्मन्स के कई सारे लड़ाकू विमान आ जाते हैं और चारों तरफ बम गिरने लगते हैं और तबाही शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर वसीली की साथी सैनिक घबरा जाती है और डर कर भागने लगती है। वसीली उसे समझाने और रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक ना सुनती है और अंत में कोनिक की गोली का शिकार हो जाती है। इसके बाद वसीली वहां से निकलकर सीधा डेनिलोव के पास जाता है और उन्हें जर्मन्स की साजिश के बारे में सब कुछ बताता है। तब डेनिलोव उसे बताते हैं कि वो मेजर कोनिक है जिसे जर्मन्स ने तुम्हें ढूंढने के लिए लगाया है और वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। साथ ही वसीली कोलिकोव नाम के एक शख्स से भी मिलता है जिसने मेजर कोनिक के साथ जंग की ट्रेनिंग ली होती है। वो उसे बताता है कि वो जर्मन सेना में एक मेजर है और एक स्नाइपर ट्रेनिंग स्कूल का डायरेक्टर भी है। चूंकि कोलिकोव मेजर कोनिक की सारी चालों को समझता था इसलिए डेनिलोव उसे वसीली के साथ कोनिक को मारने के लिए भेज देते हैं। डेनिलोव वसीली को भरोसा दिलाते हैं और उसे एक नई यूनिफॉर्म भी देते हैं क्योंकि वसीली के सम्मान में ऑफिसर निकिता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई होती है। तानिया भी वहां आकर उसे बधाई देती है क्योंकि वो यहाँ ट्रांसफ़र होकर आई होती है। जैसे ही वसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है वहाँ मौजूद सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और उसकी हिम्मत और बहादुरी की सराहना करते हैं। इसी बीच एक पल ऐसा भी आता है जब वसीली को अपने बचपन की कुछ अधूरी कहानी याद आती है कि जब वो उस भेड़िए पर गोली चलाता है तो वो चूक जाता है। गोली भेड़िए को नहीं लगती है और भेड़िया उस घोड़े को मार देता है। तब अचानक उसकी आँख खुलती है और कोलिकोव उसे जगा रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। अब वो दोनों एक सैनिक को साथ लेकर मेजर कोनिक को मारने निकल पड़ते हैं। वो चारों तरफ उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक भागते हुए जर्मन सैनिकों की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो सब किसी तरह बचकर एक खुफिया जगह पहुंच जाते हैं। वो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि पहरा देते हुए वसीली की नज़र एक तार पर पड़ती है। वो इस तार को गोली मारकर तोड़ देता है क्योंकि इस तार के जरिए ही जर्मन्स आपस में बातचीत किया करते थे। वो थोड़ी ही देर में अपनी लोकेशन चेंज करते रहते थे ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके। पहरा देते वक्त उनका तीसरा साथी एक जर्मन सैनिक को देखता है जो उस टूटे तार को जोड़ने आता है लेकिन कोलिकोव उसे एक बार में ही मारकर गिरा देता है। ये सब देखकर उसका तीसरा साथी उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। मूवी में आगे हम मेजर कोनिक को देखते हैं। उसका एक रिपोर्टिंग ऑफिसर उसे पिछले 24 घंटे में मरे हुए सभी जर्मन सैनिकों की रिपोर्ट दे रहा होता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि दुश्मन का एक साथी हमारे हाथ लग गया है। अगले ही पल वो उसे मेजर कोनिक के सामने ले आते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि कोलिकोव और वसीली के साथ आया तीसरा साथी होता है।
अब कोनिक के दिमाग में एक प्लान आता है और उस प्लान के मुताबिक वो उस पकड़े गए सिपाही को जर्मन सेना की वर्दी पहनाकर बिना किसी हथियार के तार को जोड़ने भेजेगा और जैसे वसीली और कोलिकोव उस पर गोली चलाएंगे वैसे ही कोनिक उनकी लोकेशन जान जाएगा। वो अपने प्लान में लगभग कामयाब हो ही गया होता है। तभी वो रुक कर सही निशाने का इंतजार करता है और मौका पाकर कोलिकोव को मार देता है। अचानक हुए हमले से वसीली कुछ समझ नहीं पाता और घबरा कर बैठ जाता है। आगे हम डेनिलोव और ऑफिसर निकिता को देखते हैं। निकिता उनसे पूछते हैं कि वसीली अब तक कोनिक को क्यों नहीं मार पाया, तो डेनिलोव उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो अपने काम में माहिर है, वो जल्द ही अपने मकसद में कामयाब होगा। ऐसा कहकर वो तानिया के पास आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि तानिया अब रशियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही होती है। वो जर्मन्स के संदेशों को यहाँ पर ट्रांसलेट करती है। बातें करते करते डेनिलोव उसे खाने के लिए एक मछली देते हैं। तानिया उनका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो वापस फील्ड में जाना चाहती है क्योंकि उसे फील्ड में ही काम करना पसंद होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वसीली डेनिलोव के पास वापस आ जाता है और उन्हें कोलिकोव के मरने की खबर सुनाता है और साथ ही ये भी बताता है कि कोनिक बहुत ही शातिर निशानेबाज है, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं। वसीली को मायूस देखकर डेनिलोव उसे यकीन दिलाते हैं कि इस बार तुम कोनिक से एक कदम आगे सोच पाओगे क्योंकि मेरे पास एक जासूस है जो कोनिक को मारने में हमारी मदद करेगा। इसके बाद डेनिलोव उससे अपना एक काम करने को कहते हैं। वो चाहते हैं कि वसीली तानिया को यहीं पर रशियन इंटेलिजेंस के लिए काम करने के लिए मनाए। उनकी बात मानकर वसीली तानिया से मिलने जाता है और उसे मनाने लगता है। तब तानिया उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है और साथ ही वो उसे फील्ड पर जाने की वजह भी बताती है। वो बताती है कि जर्मन्स ने उसके माता पिता की जान ली है, इसलिए वो भी फील्ड पर रहकर जर्मन्स को मारकर अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसकी कई सारी बातें सुनकर वसीली को सब कुछ समझ आ जाता है और वो तानिया को कोलिकोव की बंदूक दे देता है। शाशा भी उनके बीच हो रही सारी बातें सुन रहा होता है और अगले ही सीन में हम शाशा को कोनिक के साथ देखते हैं। कोनिक उसे खाने की चीज़ों का लालच देकर वसीली के बारे में पूछता है और शाशा भी उसकी बातों में आकर सब कुछ बता देता है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि वसीली एक बार फिर से अपने एक साथी को लेकर कोनिक को मारने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कोनिक भी उसके इंतज़ार में घात लगाए बैठा होता है। वसीली अब और भी ज़्यादा सतर्क होकर अपना एक एक कदम रखता है। वो अपने रास्तों को बड़ी ही सावधानी से बदलता है, लेकिन कोनिक को भी पता चल जाता है कि ये लोग उसे मारने आ रहे हैं, इसलिए वो भी पूरी तैयारी के साथ इनका इंतज़ार कर रहा होता है। वसीली भी छुपते छुपाते एक बड़े पाइप के रास्ते आगे बढ़ता है, लेकिन कोनिक की नज़र उस पर पड़ जाती है और जैसे ही वसीली और उसका साथी सैनिक उठकर भागने लगते हैं तभी कोनिक उसके साथी को गोली मार देता है। इसी दौरान वसीली के हाथ से बंदूक छूट जाती है। वो अपने चाकू और एक पतली रस्सी की मदद से अपनी बंदूक को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोनिक उस रस्सी पर गोली मारकर उसे तोड़ देता है। वसीली को लगने लगता है कि अब वो फंस गया है। अब दूसरी तरफ हम डेनिलोव को देखते हैं जो अपनी सेना को मातृभूमि का फर्ज याद दिलाते हुए उन्हें युद्ध के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तानिया भी जर्मन से बदला लेने के लिए उनके साथ जाने लगती है। तभी डेनिलोव वहां आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। तभी अचानक वहां पर वसीली का एक साथी आ जाता है। तानिया उसे वसीली की लोकेशन के बारे में पूछती है और युद्ध के बीच वसीली के पास पहुंच जाती है। कोनिक को भी जल्द ही पता चल जाता है कि वसीली की मदद करने कोई ना कोई तो आ गया है। तानिया भी ठीक उसी बड़े पाइप के रास्ते वसीली के पास पहुंच जाती है। अब वसीली उसे कोनिक की लोकेशन बताते हुए एक बड़ा शीशा लाकर चमकाने को कहता है। तानिया भी ठीक ऐसा ही करती है। अब वो शीशे को कोनिक की तरफ चमकाती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वसीली तुरंत ही अपनी बंदूक उठाकर कोनिक की तरफ गोली चलाता है। वो गोली ठीक उसके हाथ पर लगती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तानिया को अब वसीली का साथ अच्छा लगने लगता है और वो मन ही मन उसे चाहने लगती है। दूसरी तरफ हम डेनिलोव को देखते हैं जो अपने ऑफिस में लेटर टाइप कर रहे होते हैं। शाशा भी वहां पर मौजूद होता है। वो उससे तानिया के बारे में पूछते हैं,
तब शाशा उन्हें बताता है कि अब वो वसीली के साथ निशानेबाजों के बीच ही रहती है। ये सुनकर वो बेचैन होने लगते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तानिया और वसीली के बीच नज़दीकियां बढ़े। इसलिए वो उससे कहते हैं कि तुम जाकर मेजर कोनिक को कह दो कि हम वसीली और सभी निशानेबाजों को फैक्ट्री में हमले के लिए भेज रहे हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो तानिया को वसीली से अलग करना चाहते थे और अब उन्हें वसीली की जान की कोई परवाह नहीं थी। अगले दिन वसीली डेनिलोव से मिलने आता है। वो उनसे कहता है कि अब मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में पेपर में और कुछ लिखें, क्योंकि आपने मुझे वो बना दिया है जो मैं कभी था ही नहीं। मैं इस बोझ को और ज़्यादा नहीं उठा सकता। मैं सिर्फ एक आम सिपाही की तरह लड़ना चाहता हूँ। अब डेनिलोव शाशा को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। शाशा उसे बताता है कि उसने कोनिक के जूतों पर पीले रंग की धूल देखी थी। इससे उनको पता चलता है कि वो आजकल फैक्ट्री में ही रह रहा है। इस बात को सुनकर वसीली गुस्सा हो जाता है क्योंकि डेनिलोव जानकारी हासिल करने के लिए एक बच्चे का इस्तेमाल कर रहे थे और वो ये भी कहता है कि अगर ये बात कोनिक को पता चली तो वो इसे मार देगा। डेनिलोव उससे कहते हैं कि शाशा ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा है और ऐसा कहकर वसीली को फैक्ट्री की तरफ भेज देते हैं। वसीली वहां पहुंचकर लाशों के बीच निशाना लगाकर लेट जाता है और कोनिक का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। अब वसीली की आंख लग जाती है। तभी यहाँ पर एक चोर आ जाता है जो लाशों से चीज़ों को चुरा रहा होता है। वो वसीली को भी मरा हुआ समझकर उसकी आईडी और कुछ चीज़ें चुराने लगता है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक जर्मन सैनिक आ जाता है और उस चोर के पैर पर गोली मारकर वसीली की आईडी ले लेता है। जर्मन ऑफिसर उसकी आईडी को देखकर मान जाते हैं कि वसीली अब मर चुका है और कोनिक को बर्लिन वापस लौट जाने के लिए कहते हैं। लेकिन कोनिक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वसीली मर चुका है। ये बात वो जर्मन ऑफिसर्स को भी समझाता है, लेकिन वो लोग उसका यकीन नहीं करते, इसलिए वो अपना बैच उतार कर उन्हें दे देता है। अगले सीन में हम ऑफिसर निकिता को देखते हैं जो डेनिलोव पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें जर्मन हेडक्वार्टर से वसीली के मरने की खबर मिलती है। तानिया डेनिलोव को बताती है कि वसीली अभी जिंदा है, लेकिन उसी वक्त बड़े बड़े लाउड स्पीकर पर वसीली की मौत की खबर सुनाई जाने लगती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वसीली डेनिलोव के पास आता है और तानिया के बारे में पूछता है। वहां पर शाशा भी मौजूद होता है और वो उससे बताता है कि मैंने तानिया को तुम्हारी लोकेशन बता दी थी, वो तुम्हें ढूंढती हुई फैक्ट्री के पास गई है। ये सुनकर वसीली को तानिया की फिक्र होने लगती है कि कहीं कोनिक उसे मार ना दे। तानिया वसीली को ढूंढती हुई उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कोनिक पहले से ही घात लगाकर बैठा होता है। तभी अचानक वसीली तानिया के पास आ जाता है। तानिया उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये पल उन दोनों के लिए जिंदगी और मौत के बीच एक सुकून पहुंचाने वाला होता है। लेकिन तभी डेनिलोव उन दोनों को साथ देख लेते हैं। इससे उनको पूरी तरह यकीन हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं और अब इसी बात से जेलस होकर वो वसीली के बारे में बुरा भला लिखवाते हैं और उसे एक देशद्रोही घोषित कर देते हैं। अब दूसरी तरफ कोनिक को पता चल जाता है कि शाशा उसे धोखा दे रहा था, इसलिए वो उसे मार कर लटका देता है। जैसे ही तानिया की नज़र शाशा पर पड़ती है तो वो गुस्से से अपना आपा खो देती है और अपनी बंदूक उठाकर कोनिक को मारने जाने लगती है। तभी वसीली उसे रोकता है और उसे समझाते हुए कहता है कि ये कोनिक की चाल है, अगर हम बाहर निकले तो वो हमें भी मार देगा। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो कोनिक को मारकर उसकी बंदूक उसे ला कर देगा। तानिया भागकर डेनिलोव के पास जाती है और उन्हें शाशा के बारे में बताती है। तब वो शाशा की माँ के पास जाते हैं और उन्हें झूठ बताते हैं कि आपके बेटे ने देश के साथ गद्दारी की है, अब वो दुश्मन के साथ हो गया है और उन्हें एक सुरक्षित जगह जाने को कहता है। अब वो दोनों शाशा की माँ को उस जगह लेकर जाने लगते हैं। तभी अचानक एक बम ब्लास्ट होता है और तानिया जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। शाशा की माँ शाशा के लिए एक लेटर छोड़कर तानिया को नाव से इलाज के लिए ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वसीली कोनिक को मारने के लिए घात लगाकर बैठा होता है। तभी वहां पर डेनिलोव आते हैं और उसे तानिया की मौत की खबर सुनाते हैं। तानिया की मौत की खबर सुनकर वसीली बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। डेनिलोव वसीली से कहते हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं अब तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो कोनिक के निशाने पर आ जाते हैं और उसकी गोली का शिकार हो जाते हैं।
वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वसीली को उनकी लोकेशन का पता चल सके। कोनी को लगता है कि शायद उसने वसीली को मार दिया है और वो वहां से जाने लगता है। तभी उसके कदम अचानक रुकते हैं और वसीली उसके सामने खड़ा होता है। कोनिक जैसे ही उसकी तरफ देखता है तभी वसीली एक पल में ही उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। मूवी के अंत में हमें 3 फरवरी 1943 का समय दिखाया जाता है। अब 180 दिनों तक चले इस महाविनाशक युद्ध के बाद स्टालिनग्राड अब पूरी तरह आज़ाद हो जाता है। रशियंस अब अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं। वहीं पर हम तानिया को भी देखते हैं जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है और वसीली भी उसे ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ मानव इतिहास में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वसीली ज़ैत्सेव को कई पदकों से नवाजा गया, फिर बाद में उन्हें सोवियत यूनियन के हीरो का खिताब दिया गया। आज भी उनकी बंदूक को स्टालिनग्राड हिस्ट्री म्यूजियम में देखा जा सकता है, जो जर्मनी के खिलाफ उनकी जीत का प्रतीक है।